नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। ना हम एसआईआर की बात करेंगे, ना ट्रंप की, ना 50% टेरिफ की, ना रशिया की। भारतीय जनता पार्टी में कैसा बदलाव आया? बिल्कुल 360 डिग्री। एक समय चाल चरित्र चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस, और राजनीतिक दल अब शुद्ध रूप से कारपोरेट्स के हाथ में खेलने लगा है। और जो नेता बड़े दिल्ली से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका आचरण ठीक उसके विपरीत होता है जब पार्टी में अंदर संगठन की बात होती है। मैं आपको छत्तीसगढ़ ले चलता हूं। छत्तीसगढ़ में एक हाल ही में एक खबर है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कारण बताओ नोटिस इशू किया, शो कॉज नोटिस। और उन पे आरोप है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया। सबसे पहले ये रवि भगत कौन है ये जान लीजिए, तो उसके बाद फिर आगे सुनने में मजा आ जाएगा। रवि भगत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक सक्रिय आदिवासी युवा नेता है। और टू द पॉइंट जाऊं तो लैलूंगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है रायगढ़ जिले में, वहां के रहने वाले हैं। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। भगत को 2021 में भाजपा युवा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। भगत लंबे समय से आदिवासी समुदाय के बीच अधिकारों और विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने धर्मांतरण और आदिवासी संस्कृति को बढ़ा देने के लिए बैगा सम्मेलन जैसे आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने बेबाक शैली और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की वजह से जिले के युवाओं में काफी लोकप्रिय है। लेकिन वर्तमान भाजपा में लोकप्रियता आपके लिए ग्रहण लगा सकती है। आपका बेबाक होना, एक्टिव होना, ये आपके लिए घातक हो सकता है। ये यहां पे दिखता है। क्या हुआ था उनके साथ? ये जो कांग्रेस की सरकार में लगातार एक आरोप लगते थे कि जिले में एक जिला खनिज न्यास होता है। छत्तीसगढ़ एक खनिजों का अंबार है और रायगढ़ जिला तो बहुत ज्यादा। वह एक डीएमएफ होता है, जिला खनिज न्यास, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन, और सीएसआर फंड। ये जो फंड है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो कंपनियां वहां काम करती है, जब खनन करती है तो आदिवासियों की जमीन भी जाती है, वहां पॉल्यूशन भी होता है, जंगल भी कटते हैं। तो उसका कंपेंसेशन एक डीएमएफ और सीएसआर फंड से उस क्षेत्र में जहां ये होता है उसका विकास किया जाता है। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, जो भी सुविधा उन आदिवासियों को दें उसके लिए। रवि भगत जिस जिले से है, रायगढ़ से, उस रायगढ़ जिले में 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनमें से 3 में कांग्रेस है और 1 में भाजपा है। और जिसमें भाजपा है वो ओपी चौधरी वहां से विधायक है। और ये वही ओपी चौधरी है जो आईएएस अधिकारी थे, वीआरएस लेके नेता बने और वर्तमान में वित्त मंत्री। उनकी कहानी जब बढ़ती है ओपी चौधरी की, तो मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। जब रमन सिंह की सरकार थी और अमन सिंह का राज था, इसी अमन सिंह के प्रोडक्ट ओपी चौधरी है। अमन सिंह वर्तमान में अडानी ग्रुप में काम कर रहे हैं। और यदि आप अडानी ग्रुप के साथ है, अडानी के यहां डायरेक्टर है, तो आप मान लीजिए भारत सरकार आपकी जेब में है। और जब भारत सरकार आपकी जेब में है तो फिर पहले तो सत्ता ही जेब में हुआ करती थी, अब संगठन भी क्या अडानी के जेब में जाता है कि क्या है? गौतम अडानी के ये सोचने का समय आ गया है।
अब इस रवि भगत ने सोशल पोस्ट किए कुछ उसके पहले, क्योंकि वहां डीएमएफ का और सीएसआर का सारा फंड एक ही जगह खर्चा होता था, ओपी चौधरी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो बिल्कुल भगवान भरोसे थी। तो वो रवि भगत ने ये डिमांड की कि भाई डीएमएफ और सीएसआर का फंड बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बटा जाए। एक तो मैं रवि को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, जब रायपुर जाता हूं तो युवा नेताओं में अक्रॉस द पार्टी लाइन एक जो संभावनाएं होती है कुछ लोगों में, उनमें एक रवि भगत है। आदिवासी नेतृत्व अच्छा उभर रहा था, तो वो जब उसने देखा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो लगातार कलेक्टर को गुहार लगाता है। उसके पहले वो जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, उनके घर गए, चौधरी साहब मिले नहीं, मेल डाले कोई रिप्लाई नहीं, कई बार फोन किया कोई उठाता नहीं, कई बार नाम लिखवाया अपॉइंटमेंट के लिए, कभी कॉल बैक आता नहीं। क्योंकि ओपी चौधरी को संगठन से क्या लेना देना, वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर के पैदाइश है। उन्हें ना मुख्यमंत्री से कोई लेना देना, ना प्रदेशाध्यक्ष से कोई लेना देना। वो मंत्री बने हैं अमन सिंह की कृपा से, उन्हें पूरा काम करना है अमन सिंह की वजह तरह से। और छत्तीसगढ़ एक माइनिंग स्टेट होने की वजह से वह अडानी ग्रुप का कितना बड़ा इंटरेस्ट है ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो अमन सिंह इसीलिए डायरेक्टर है कि गौतम अडानी के लिए पूरा राज्य उन्होंने उनके कदमों में लाकर रख दिया, और उनका फ्रंट ऑफिस ओपी चौधरी है। तो ओपी चौधरी को भाजपा युवा से क्या मतलब, भारतीय जनता युवा मोर्चा से क्या लेना देना, ना भाजपा से कोई लेना देना। उनका तो सीधा ऊपर लेना देना है, लेना देना मतलब जो भी जवाबदेही है वही है। तो जब देखा रवि ने कि कोई हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर रवि ने सोशल मीडिया पे अपने क्षेत्र की उपेक्षा होने का आरोप लगाया, वनवासी क्षेत्र की उपेक्षा का खुला आरोप लगाया। इससे भी आगे जाके उन्होंने वनवासी क्षेत्र में ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को देने की अपील की, और कलेक्टर के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य करना बाध्यकारी बताया। युवा मोर्चा ने एक अपने पोस्ट में लिखा, सरकार का पैसा रायगढ़ विधानसभा में ही, और डीएमएफ और सीएसआर का पैसा भी रायगढ़ विधानसभा में ही खर्चा हो, और धर्म जयगढ़ ले लूंगा जहां से वो आते हैं। विधानसभा में लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट में बेमौत मार जाए, धूल खाए, जमीन देकर बेघर हो जाए, बस रायगढ़ का विकास होना चाहिए। गजब का एक तरफा विकास है, डीएमएफ सीएसआर के नियम जाए चूल्हे में। ये रायगढ़ से जो चुनाव जीत के आए ये ओपी चौधरी है। अब भाई ओपी चौधरी जैसे जो पूरे राज्य को चला रहे हैं, सीएम भी जिनके सामने नतमस्तक है, ऐसे ओपी चौधरी यकीनन ये तो होगा ही कि वहां पर डीएम, एसपी, सारा प्रशासन उसी की जी हुजूरी करेगा जिसका राज्य में चलता है। एक समय अमन सिंह की जी हुजूरी करते थे, और अमन सिंह आज फिर वापस आ गए, लेकिन बैकरूम में है। अन्य पोस्ट में रवि भगत लिखते हैं कि डीएमएफ जनजाति बहुल गांव के विकास के लिए है, जो खनिज संपदा संपन्न होने के कारण विकास के नाम पर उजड़ रहा है। प्रभावित गांव के विकास के लिए डीएमएफ और नीति केंद्र सरकार ने बनाया, जिसका पूर्ण पालन करना जिला प्रशासन का काम है। रायगढ़ जिले में पिछले 2 साल से डीएमएफ समिति बनी ही नहीं है। बिना समिति के अनुशंसन से कैसा राशि स्वीकृत हो रही है, और जो भी हो रही है वो प्रभावित क्षेत्र को देने का नियम का उसका पालन हो। एक दूसरे पोस्ट में वो लिखते हैं, डीएमएफ, सीएसआर और जनजाति यानी आदिवासी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां जनजाति समाज रहता है वही खदान उद्योग लगते हैं, जिसकी कीमत वहां के गांव वाले को चुकानी पड़ती है, जिसमें अधिकतर जनजाति समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि खदान उद्योगों से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक हिस्सा घरेलू से प्रभावित क्षेत्र के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च हो। इसी उद्देश्य से डीएमएफ सीएसआर की योजना बनी है। ऐसे में एक राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्र के अलावा कहीं और किया जाएगा तो वे
जनजाति समाज के साथ अन्याय है और इसी अन्याय के विरुद्ध मैं हूं। उद्योग खदान प्रभावित क्षेत्र के जनजाति आदिवासी सरपंच, आप सभी से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र में जरूरत के अनुसार आप ग्राम सभा में प्रस्ताव करके जिला कलेक्टर से डीएमएफ की राशि से अपना ग्राम सभा का प्रस्ताव की योजना की मांग करें। कलेक्टर बाध्य है आपकी मांग को मानने के लिए। एक बार ग्राम सभा का प्रस्ताव लेकर आओ तो सही। ये कई चीजें उन्होंने लगातार ली। अब जब ओपी चौधरी ने देखा कि सोशल मीडिया में एक बार उन्होंने गाना वाना भी सोशल मीडिया में इसी को लेके एक गाना भी उन्होंने बाकायदा पेश किया और वो गाना वही आदिवासियों की जो पीड़ा थी उस पीड़ा के लिए था। तो उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि तुरंत ऊपर अमन सिंह से लेकर सब दूर चक्र घूमे होंगे, दिल्ली में चक्र घूमे। उसके बाद तुरंत उनको एक मैसेज गया होगा अध्यक्ष जी को कि भाई इसको नोटिस इशू करो और इसने नोटिस इशू कर दिया के अंदर में से रिप्लाई मांगा। अब जो गाने की मैं बात कर रहा था तो उन्होंने वो गाना गाया था, डीएमएफ के पैसा ला दो, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, एकड़ बदला में उजड़ गए हैं हमर गांव गली खेत खार। और ये वीडियो काफी फेमस हुआ, मतलब वायरल हुआ। अब ओपी चौधरी जो है वो उनको ये ब्यूरोक्रेट जो होते हैं ना, नौकरशाह, ये जब भी नेता बनते हैं तो इनकी ब्यूरोक्रेसी की अकड़ नहीं जाती। जब वो ब्यूरोक्रेट होते हैं तो सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री और अपने वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के सामने ही झुकते हैं, बाकी सबको वो गुलाम समझते हैं। और जब ब्यूरोक्रेट मंत्री बन जाता है तो फिर वो कार्यकर्ताओं को भी गुलाम समझने लगता है, संगठन के लोगों को भी गुलाम समझने लगता है, क्योंकि वो आदत जीवन भर जो रही है वो जाएगी नहीं। ऐसी ही अकड़ ओपी चौधरी में है और इसका खामियाजा पार्टी का संगठन भुगतेगा। रवि भगत को मिली हुई नोटिस का जवाब तो उन्होंने दे दिया होगा, लेकिन रवि का जवाब अभी मार्केट में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि रवि ने सोशल मीडिया का साथ तब लिया जब ओपी चौधरी के साथ संवाद बंद हो गया। ये ओपी चौधरी जो है वो इतने महान है कि जब रायपुर में नया रायपुर ये बना, पूरा राजधानी बना है नया रायपुर, हर मंत्री का बंगला है, पूरे साजो समाज के साथ सामान के साथ भव्य बंगले बने हुए, लेकिन सिर्फ एक मंत्री है आदिवासी नेताम, वो नए रायपुर में गए, बाकी सब मंत्री पुराने रायपुर के ही बंगले में है। और ओपी चौधरी तो इतने महान है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी नहीं, ऐसा उनको लगता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को खाने को नहीं मिला, छत्तीसगढ़ में आदिवासी रास्ते के अभाव से मर जाए, छत्तीसगढ़ में इलाज के अभाव से मर जाए, इससे कलेक्टर, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये नए सामंत थे, छोटे छोटे। अंग्रेज तो चले गए, एक सिस्टम छोड़ गए अपने यहाँ। और यही है कि राज्य की कैसी स्थिति है वित्तीय ये तो नहीं जाने, लेकिन उन्होंने अपने बंगले पर बाकायदा वित्तीय बजट में प्रोविजन करके, जो प्रोविजन किया बंगले के ऊपर खर्चा करने का, वो 13 करोड़ 89 लाख है। ये भी देख सकते हैं आप उपन्ना बजट का। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, शंकर नगर स्थित शासकीय आवास कार्यालय आवास B5/9, यहाँ पे कार्यालय बनाने हेतु 13 करोड़ 89 लाख सैंक्शन है। 2 कमरे का कार्यालय बना होगा। वहां कार्यालय की जरूरत थी क्या, पहले ये देखो, क्योंकि जब कंबाइन छत्तीसगढ़ था तो ये बंगला डीआईजी का हुआ करता था। बहुत पुराने बंगला है और बहुत बड़ा बंगला है। रुस्तम सिंह वहां रहते थे, बाद में वो मध्य प्रदेश में एक मंत्री भी बने, आईपीएस ऑफिसर थे, बड़े दबंग। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ स्टेट बना तो चीफ सेक्रेटरी का वो बंगला बन गया। अब जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है चीफ सेक्रेटरी, उसका बंगला छोटा तो नहीं होगा, सारी सुविधाएं उसमें थी। चीफ सेक्रेटरी से ये बंगला पहली बार किसी मंत्री के पास आया, वो आया पिछली सरकार के जयसिंह अग्रवाल के पास, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे।
उनके पास वो बंगला आया, उन्होंने उस बंगले पे ढेले भर का पैसा नहीं खर्चा किया, क्योंकि बंगला पहले से ही इतना अच्छा था कि बस आप आपको जाके रहना था। लेकिन जैसे ही ओपी चौधरी वित्त मंत्री बने, उनको ये बंगला, वही जयसिंह वाला बंगला अलॉट हो गया। उन्होंने उस बंगले पे कार्यालय हेतु 13 करोड़, ये तो शुद्ध रूप से आर्थिक अय्याशी है आदिवासी राज्यों में। अब सवाल उठता है कि मात्र ओपी चौधरी को ये नागवार गुजरा कि रायगढ़ जिले का एक आदिवासी नेता अपने बाकी रायगढ़ जिले के जो बाकी क्षेत्र है उसमें डीएमएफ का पैसा और सीएसआर का पैसा क्यों मांग रहा है? क्या अधिकार है आदिवासियों को? आदिवासियों को तो कोई अधिकार ही नहीं है। उनकी नियति है बाकी लोगों की सेवा करना। तो फिर क्योंकि रवि भगत को लग रहा था कि वो संगठन का आदमी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष है भाई, राष्ट्रीय मंत्री रह चुका है, और वो चाहता है कि उस जिले में भाजपा का वर्चस्व हो। जो 3 सीट कांग्रेस के पास गई, वो भी यदि आपको लेनी है तो आपको वहां लोगों के बीच में बताना होगा कि बीजेपी की सरकार है और वो काम हो रहे हैं। यदि सिर्फ रायगढ़ में काम हो रहे हैं और बाकी लैलूंगा में यदि काम नहीं होंगे तो रवि भगत क्या जवाब देगा अपने अपने गृह नगर में? इसलिए यदि वो कलेक्टर के पास जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि सबकी, वैसे छत्तीसगढ़ में कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ ओपी चौधरी की तरफ देखता है, क्योंकि उसको मालूम है भैया सरकार, राज्य कौन चला रहा है? राज्य गौतम अडानी के इशारे पे चलता है। और गौतम अडानी ने किसको ये चार्ज दिया है? अमन सिंह जी को दिया है। और अमन सिंह जी, मतलब ये चर्चा है, और अमर सिंह जी डायरेक्ट तो आ नहीं पाते, क्यों आएंगे अमन सिंह जी वहां पे? अमन सिंह जी का पेट भर गया, जितना उन्होंने करना था छत्तीसगढ़ में उतना कर चुके वो। रमन सिंह आज भी अमन सिंह के नाम से भजन गा रहे हैं कि ऐसा सिला दिया तूने मेरे यार का। गुरु गुड़ रह गया, चेला शकर बन गया। एक अधिकारी जो वीआरएस लेता है क्योंकि उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो रही है, मात्र वो ठाकुर थे, रमन सिंह ठाकुर थे, राजनाथ सिंह केंद्र में ठाकुर थे, ये ठाकुरों की टीम बन गई। और अमन सिंह जो वहां कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे आए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे देखते देखते पूरा छत्तीसगढ़ हजम कर गया। और अब अपने नए आका आदरणीय गौतम अडानी के लिए ओपी चौधरी के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए सनद रहे, छत्तीसगढ़ में संगठन कोई मायना नहीं रखता भाजपा का, छत्तीसगढ़ में विकास कोई मायना नहीं रखता, आदिवासियों का ये राज्य आदिवासी के कोई मायना नहीं रखता। वहां मायना रखता है गौतम सेठ, वहां मायना रखता है अमन सिंह, वहां मायना रखते हैं ओपी चौधरी। इसलिए रवि भगत यदि वो आदिवासियों के लिए लड़ा है तो उसने जीवन का सबसे बड़ा घटिया काम किया है, क्योंकि वो भाजपा, जो भाजपा पार्टी विद द डिफरेंस, वो भाजपा जो भाजपा चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती है। क्योंकि भाजपा ने पूरे देश के आदिवासियों को बता दिया है कि एक आदिवासी संघर्षशील महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, आपका कोटा पूरा हो गया। अब आदिवासियों को कोई कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति पद आपको दिया, और क्या चाहिए? उत्पीड़न ये आपकी नियति है, रायगढ़ में उत्पीड़न आपकी नियति है। रायगढ़ के आदिवासियों के लिए जिंदल पावर प्रोजेक्ट या अडानी माइनिंग के लिए सेवा देना ये उनकी नियति है, ये राष्ट्रीय काम है उनका। आप सरकार से कुछ नहीं मांग सकते, मदद मांगोगे तो जूते पड़ेंगे। रवि भगत को नोटिस मिला, इससे एक मैसेज गया है संगठन में कि संगठन कौन चला रहा है। संगठन में भी कारपोरेट्स उतरे हुए हैं। आज ये पार्टी जो एक जमाने में खुशाबू ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी जैसे लोगों की पार्टी हुआ करती थी, अब ये पार्टी अडानी और अंबानी की हो गई, ये कहने में कोई दो मत नहीं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।